जैनिज्म। हमने देखा कि 6th सेंचुरी BC आते आते सोसाइटी में रिलीजन इतना ज़्यादा रिजिड हो चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को चाहिए कोई सिंपल सा तरीका भगवान को पाने का। उन्हें कोई बड़े बड़े पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दान देने से वो अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। सोसाइटी में इतना ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी सोसाइटी। कुछ लोगों को अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करना था और कुछ लोगों को ब्राह्मण डोमिनेंस को चैलेंज करना था। तो इस बुक में लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर से जैनिज्म की शुरुआत है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैनिज्म के पहले जो तीर्थंकर है, जैसे आज हम सिख धर्म में गुरुओं को जानते हैं, जैनिज्म में तीर्थंकर होते हैं। तो जैनिज्म में जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव जी, जिनका सिंबल है बुल। फिर और भी आते हैं जो याद इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। फिर 23rd पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ जी, जिनका सिंबल था स्नेक। और फिर वर्धमान महावीर, ये 24th तीर्थंकर थे, राइट। तो इनका जन्म होता है 539 BC में और इनकी डेथ होती है 467 BC में। तो लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर 539 to 467 BC। वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकर थे जैन ट्रेडिशन के। वैशाली लोकेशन ये देखिए, और ये वैशाली की लोकेशन है। यहाँ के पास में गांव है, इसका नाम है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। बाद में इनकी शादी होती है यशोदा नाम की लेडी से, और इसके बाद इनकी एक डॉटर भी होती है। और इस डॉटर को याद रखिएगा क्योंकि ये डॉटर के जो हस्बैंड होते हैं वही एक्चुअली इनके पहले डिसाइपल या शिष्य भी बनेंगे। जब ये 30 की एज के होते हैं तो इन्हें समझ आते हैं कि लाइफ में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ये कुछ अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं और ये अपने घर को छोड़ देते हैं। ये घूमने लपटते हैं वॉन्डरर्स की तरह। 12 साल की तपस्या के बाद, 12 साल यहाँ वहाँ घूमने के बाद 13वें साल में इनके दुखों का अंत होता है और बाद में इनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, जिसे जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है। तो इन्हें कैवल्य मिलता है 13वें साल में, जब ये छोड़ के चले गए थे। मतलब 30 की एज में इन्होंने छोड़ा, देन 43 की एज में इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई। फिर जब इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी तो इन्हें महावीर बुलाया जाने लगा या जिन बुलाया जाने लगा। तो जिन से जैन बन गया। तो जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें फिर जैन कहा जाने लग पड़ा और रिलीजन का नाम जैनिज्म हो गया। फिर उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स को, जो इन्होंने अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से अटेन किया था, उसको पढ़ाना शुरू किया, लेक्चर्स देना शुरू किए। और उसके बाद लगभग 30 साल उन्होंने ऐसा किया और 72 की एज में पावा। ये रही लोकेशन। ये कहाँ है? राजगीर से बिल्कुल नज़दीक है, देखिए। तो 72 की एज में इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। जैनिज्म में इस प्रैक्टिस को कुछ बोलते भी हैं, वो हम बुक पे स्टिक करेंगे जितना बुक में लिखा है वो, बाकी हम किसी और वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बुक में मेंशन है कि टीचिंग ऑफ महावीर। हमेशा याद रखिए त्रिरत्न, ये टर्म किससे एसोसिएट है? ये जैनिज्म से। त्रिरत्न, रत्न जहाँ आएगा वो जैनिज्म से एसोसिएट है, क्योंकि बुद्धिज्म में भी एक सेम टर्म है, तो जब पेपर में बैठ तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए त्रिरत्न मेंशन है, जैनिज्म से रिलेशन में है, राइट। फिर टीचिंग ऑफ महावीर। टीचिंग ऑफ महावीर ने सिंपल 3 चीज़ें, 3 प्रिंसिपल्स बोले थे जिनको त्रिरत्न बोलते हैं, 3 जेम्स। वो क्या था? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। सही विश्वास करो, सही नॉलेज रखो और अपना कंडक्ट सही कर लो। जैसे आप अपने आप रहते हो उसको सही कर लो। बट ये जितना बोलने में सुनने में सिंपल है उतना सिंपल नहीं है। राइट फेथ का मतलब है कि जो महावीर टीचिंग्स दे रहे हैं आप उन पे बिलीव करो, उन पे फेथ रखो, विश्वास रखो। सबसे पहले विश्वास ही आता है ज़िंदगी में, राइट। उसके बाद राइट नॉलेज। महावीर जैनिज्म में क्या बोल रहे हैं? महावीर बोल रहे हैं कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। इस दुनिया को बनाने के लिए, चलाने के लिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में सोल है, हर एक चीज़ में कॉन्शियसनेस है। तो वो क्या है? राइट नॉलेज। महावीर बोल रहे हैं कि राइट नॉलेज का मतलब है कि कोई गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। जैनिज्म में गॉड को नहीं माना जाता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन। तो जैनिज्म में महावीर बोल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते और ये दुनिया बिना कोई क्रिएटर है, इसके अफेयर्स को चलाने के लिए किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ में एक सोल होती है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, गॉड को जैनिज्म नहीं मानता है लेकिन सोल के कॉन्सेप्ट को मानता है कि हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है। थर्ड जो टीचिंग है वो है कि राइट कंडक्ट का मतलब है कि अपने आप को सही तरीके से जीवन जीना। इसमें राइट कंडक्ट में 5 चीज़ें हैं कि आप खराब सी लाइफ ना जियो, झूठ मत बोलो,
चोरी मत करो, किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर मत करो, और अनैतिक जीवन ना जियो। इमोरल जीवन जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो सही ना हो, राइट। तो अच्छी अच्छी बातें हैं कि अच्छी लाइफ जियो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की प्रॉपर्टी मत छीनो, अच्छी लाइफ जियो। तो ये कंडक्ट है, राइट। तो ये बुद्धिज़्म की टीचिंग्स थी। अब ये जो टीचिंग्स हैं, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा भी बोलते हैं, ये जो टीचिंग्स हैं ये दोनों को फॉलो करनी है, क्लर्जी को भी और लेमैन को भी। क्लर्जी मतलब जो जैनिज़्म में मॉन्क्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। मॉन्क्स के बारे में ज़्यादा बुद्धिज़्म में बोला जाता है, यानी क्लर्जी बोला जाता है, राइट। वो भी फॉलो करेंगे और लेमैन भी फॉलो करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जैनिज़्म बोलता है ये आपको मस्ट याद रखनी है। जैनिज़्म में महावीर बोलते हैं कि चाहे कोई वस्तु सजीव है, जिंदा है, एनिमेटेड है या इनएनिमेटेड है, मतलब निर्जीव है, कुछ भी है, आपको लग रहा है कोई ज़िंदा है, आपको लग रहा है कोई ज़िंदा नहीं है चीज़, हर चीज़ में सोल है, इसलिए हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ फील करती है पेन को। तो ये एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, मेंशन है कि क्या महावीर ये बोलते हैं कि सोल है? यस, वो बोलते हैं हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ में सोल है, इवन मिट्टी में भी सोल है, इसलिए आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर जो जैनिज़्म में फॉलोअर्स हैं ना, वो आपको दिखेंगे कि वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। जैनिज़्म बहुत ज़्यादा रिजिड है कि आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर करोगे तो आप अर्थ को इंजरी कर रहे हो, आप वॉर्म्स को मार रहे हो, आप एनिमल्स को मार रहे हो। वो बोलते हैं हर चीज़ को, तो फिर खा क्या सकते हैं? जैसे जैनिज़्म में आप आलू भी नहीं खा सकते, राइट। तो जैनिज़्म में कुछ चीज़ों की एक लिस्ट बनाई हुई है कि ये जो लिस्ट है इसमें सबसे कम जीवन है, तो आप इसको खाओगे तो आपको कम से कम पाप मिलेगा, राइट। तो जैनिज़्म बहुत रिजिड है। जैनिज़्म में जो रिनंसिएशन है, या मतलब बिल्कुल त्याग को हर एक बड़े लेवल पे बताया गया है, बहुत एक्सट्रीम है। क्यों एक्सट्रीम है? क्योंकि ये आपको, जैसे इसमें डेथ भी होती है, तो डेथ का भी एक प्रोसेस है कि आपको भूखे रहना है और भूखे रह के मतलब अपने प्राणों का त्याग करना है। इतना कि त्याग करने के मामले में, ये रिनाउंस करने के मामले में इस हद तक बोलते हैं कि आपको कपड़े भी नहीं पहनने हो, कपड़ों का भी त्याग करो, राइट। तो स्टारवेशन, न्यूडिटी, ये सेल्फ टॉर्चर के हिसाब से जैनिज़्म बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये सब जैनिज़्म में है। इसके बाद में जैनिज़्म का स्प्रेड कैसे होता है? महावीर ने जैनिज़्म में जो भी फॉलोअर्स थे उनको संघ की फॉर्म में बनाया था। संघ में मेन भी थे, वुमेन भी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, संघ में मेन भी थे, वुमेन भी थे। वो उसमें मॉन्क्स भी थे या ले फॉलोअर्स, मतलब जो बिल्कुल हाई लेवल पे मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करे वो भी थे, और नए नए लोग भी थे। तो फिर उन्होंने संघ ऑर्गेनाइज करवाया, और संघ के कामों की वजह से ही जैनिज़्म इतना फ्लॉरिश करता है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में और कर्नाटका में। वेस्टर्न इंडिया में क्यों, वेस्टर्न इंडिया का समझ आता है, कर्नाटका में क्यों? कर्नाटका में करता है चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से, राइट। वो हम अगले स्टेंजा में पढ़ेंगे कि कैसे है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके अलावा खरावेला किंग थे कलिंग के, और कुछ रॉयल डायनेस्टी साउथ इंडिया की, जैसे गंगास हो गए, कदम्बराज हो गए, चालुक्याज हो गए, राष्ट्रकूटाज हो गए। इन्होंने जैनिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया मतलब इन्होंने जैनिज़्म को अपनाया भी, उसको फ्लॉरिश करने के लिए सिचुएशंस या एनवायरनमेंट भी क्रिएट किए। इसकी वजह से जैनिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जैनिज़्म को पैट्रोनाइज़ किया था, राइट। फिर क्या होता है कि एंड ऑफ 4th सेंचुरी क्या होता है कि जो गंगा वैली होती है ना, वहाँ पे आ जाता है फेमाइन। अब यहाँ पर एक स्टोरी है। स्टोरी ऐसे है कि देखो, जब सिकंदर ने, जिसे आप अलेक्जेंडर बोलते हो, जब उसने ऑलमोस्ट इंडिया पे अटैक किया था, गंगा नदी के व्यास नदी के टाइम पे वो वहाँ पर रुक गया था। उस टाइम पर इंडिया में जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी जो रूल कर रहे थे गंगा वैली में, वो कर रहे थे धनानंद। धनानंद वॉज नॉट एन एबल रूलर। फिर हम चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी सुनते हैं, राइट। सिकंदर तो वापस चला गया, वो अपने कमांडर्स को वहाँ पे छोड़ गए थे। उसमें से सेलुकस निकेटर एक थे। बाद में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेलुकस निकेटर के साथ होती है एक फ़ाइट। अब ये कहा जाता है कि वो फाइट में, अब कहीं युद्ध हो रहा है तो आपको रिसोर्सेज तो लेके जाने पड़ेंगे, खाना लेके जाना पड़ेगा, वहाँ जो भी युद्ध में लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए वो लेके जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इस युद्ध की वजह से ना गंगा वैली में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज क्रंच हो गया। रिसोर्सेज क्रंच होने की वजह से जो वो एरिया था, जैसे जो पाटलिपुत्र राजगीर वाला एरिया है, वहाँ पर क्या हो गया,
वहाँ पर आ गया फेमाइन, क्योंकि रिसोर्सेज का क्रंच होता है। अब फेमाइन आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य को संभालना चीज़ों को मुश्किल हो गया। उन्होंने क्या किया, ये सब समझने के लिए जैनिज़्म को अपना लिया। अब जैनिज़्म को अपनाने का मतलब क्या है, एक लॉजिक अगर आप सिर्फ लगाएं तो गंगा वैली में रिसोर्सेज कम है, जैनिज़्म में रिनंसिएशन और स्टारवेशन बहुत बड़ी तरह से परफॉर्म किए जाते हैं कि अंधेरा होने के बाद आपको खाना नहीं खाना है, आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज कम खर्च होंगे और लोग जैनिज़्म की तरफ को, और एक ध्यान भी बढ़ेगा लोगों का, राइट। ये लॉजिक लगाया जाता है कि ऐसा था। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य शिफ्ट कर गए कर्नाटका वाली साइड को, श्रवणबेलगोला में। अब राजा शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग भी शिफ्ट करेंगे, राइट। लोग शिफ्ट करेंगे तो गंगा वैली में रिसोर्सेज को दोबारा रिप्लेनिश होने का टाइम मिलेगा। तो ये एक लॉजिक लगाया जा सकता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटका में आ जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत टाइम तक रहे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ को एंड किया। वो कैसे किया, उन्होंने जैसे जैनिज़्म में प्रैक्टिस की जाती है, जिसे आप सालेखना बोलते हैं। सालेखना मतलब एंड में जब आपको लगे कि अब आप जाने वाले हो तो अपना खाना पीना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ के बिल्कुल उन्होंने अपनी डेथ को चूज़ किया, राइट। तो उनके साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य गए थे तो उनके साथ गए थे भद्रबाहु। अब जैनिज़्म में 2 मॉन्क्स हैं और वो हैं भद्रबाहु और स्थूलबाहु। स्थूलबाहु याद रखिए, स्थूलबाहु वो जो पाटलिपुत्र वाले एरिया में रह गए थे, और भद्रबाहु वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में चले गए थे। तो अब क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य सालेखना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद भद्रबाहु वहाँ पे रह के क्या करेंगे, राइट। तो जब वो वापस जाते हैं ना तो वो देखते हैं कि जो स्थूलबाहु है वहाँ पर उन लोगों ने वाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। उन्होंने कुछ कोड्स को, कंडक्ट्स को ही चेंज कर दिया, उनमें चेंज आ गया क्योंकि कुछ सालों के लिए गए थे ना वो। तो भद्रबाहु देखते हैं कि स्थूलबाहु और उनके फॉलोअर्स हैं वो वैसे नहीं रहे जैसे वो थे, उन्होंने कपड़े पहने हैं, राइट। वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। यहीं पर होता है जैनिज़्म का डिवीजन 2 सेक्ट्स में, और वो सेक्ट्स हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब अंबर होता है कपड़ा, श्वेत मतलब वाइट, वाइट कपड़े जो पहनते हैं वो है श्वेतांबर्स, और दिगंबर्स, दिग होता है आकाश यानी स्काई, और अंबर मतलब कपड़ा। तो वो बोलते हैं कि आसमान ही हमारा कपड़ा है, तो वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, वो नेकेड रहते हैं, राइट। तो दिगंबर्स और श्वेतांबर्स। अब याद रखिए जो रह गए पीछे वो थे स्थूलबाहु, जो साथ गए थे वो भद्रबाहु। जो स्थूलबाहु हैं उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि फेमाइन था, पहचानना मुश्किल था, सब ऐसे ही घूम रहे थे, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके अब सोसाइटी में, अब जैनिज़्म का हो जाता है डिवीजन 2 सेक्ट्स में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अब ये हुआ कि जो अब देखना पड़ेगा ना कि डिवीजन तो हो गया, अब उनको जैनिज़्म को कैसे आप उनके टेक्स्ट को कैसे लिखोगे। तो एक जो जैन काउंसिल होती है, तो फर्स्ट जैन काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। क्यों हुई थी, वापस आए हैं ना वो भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच में, फिर वहाँ पे बैठ के वो बात मतलब अपनी डिसाइड करें चीज़ों को। तो उन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल में पाटलिपुत्र में हुई थी। किसने करवाई थी, स्थूलबाहु ने, और लीडर कौन है इसके, दिगंबर्स। तो ये 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, 3rd सेंचुरी BC में हुई थी। इसके बाद सेकेंड जैन काउंसिल होती है 5th सेंचुरी AD में, 5th सेंचुरी AD में। 3rd सेंचुरी BC होगा, फिर 2nd सेंचुरी, 1st सेंचुरी, फिर 1st सेंचुरी AD आएगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th AD में हुई थी वल्लभी में। ये थी सेकेंड जैन काउंसिल। और यहाँ पर फिर फाइनल कंपाइलेशन होता है जैन लिटरेचर्स का, और वहाँ पर बनते हैं 12 अंगास। तो वेरी शॉर्टली याद रखिए, त्रिरत्न अंगास ये किससे है, त्रिरत्न, अंगास, श्वेतांबर, दिगंबर्स, ये सब जैनिज़्म की टर्म्स हैं, राइट। श्रवणबेलगोला किससे मेंशन है, कर्नाटका में है। फिर जैनिज़्म में संघ की फॉर्म में इनको ऑर्गेनाइज करवाया था महावीर ने। तो ये याद रखिए, जैनिज़्म में क्या करते हैं ये लोग, ये भगवान को नहीं मानते, ये वेदास की अथॉरिटी को भी मना करते हैं कि वेदास जो हैं वो सही नहीं है। ये भी लॉजिक है कि वेदास एग्जिस्ट नहीं करते, ये बोलते हैं, ना तो भगवान को मानते हैं ना वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि सोल है, हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, हर चीज़ में। इतने एक्सट्रीम है कि एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते आप, और आपको अगर त्याग करना है तो हाईएस्ट फॉर्म में करो। आप कपड़े भी नहीं पहन सकते, आपको अगर डेथ भी करवानी है अपनी, धीरे धीरे करके खाना छोड़ दो, और उसको बोलते हैं ये सालेखना प्रैक्टिस। तो सालेखना ये सब
जैनिज़्म से रिलेटेड है। फिर ये लाइफ में बोलते हैं कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं, त्रिरत्न इनकी टीचिंग्स है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। और राइट कंडक्ट में भी 5 तरह की चीज़ें मेंशन है, जैसे अच्छी लाइफ जियो, झूठ मत बोलो, स्टील मत करो, एक्वायर प्रॉपर्टी मत करो किसी की भी, और इमोर्टल लाइफ ना जियो। तो ये था जैनिज़्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में।